Continuing with chapter number 4, unit number 3, that is price output determination under different market forms. अब जो कैटेगरी हमने यूनिट 1 में छोड़ी थी दैट वाज कंपटीशन के बेसिस पे कैटेगरी, वो अपन इसमें इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। कंपटीशन के बेसिस पे चार तरह के मार्केट होते हैं: परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक आइडियल मार्केट है, लेकिन रियल में ये मिथ बनते जा रहा है। ठीक है, इसके लिए इसको सेटिस्फाई करने की इतनी सारी कंडीशंस है कि सारी कंडीशंस आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज बिकमिंग अ मिथ नाउअडेज। हाउएवर, अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा मार्केट एक आइडियल मार्केट है, तो इट इज पीसीएम, बिकॉज मार्केट वो अच्छा होता है जो कस्टमर के लिए अच्छा हो। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कैसे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। और इसलिए इस मार्केट में फर्म्स प्राइस टेकर फर्म्स कहलाती है, ना कि प्राइस मेकर। एक बायर के आने जाने से मार्केट डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, एक सेलर के आने जाने से मार्केट सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, इस मार्केट में किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं? जनरली होमोजेनस प्रोडक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड। मतलब गुड्स एक दूसरे के कैसे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं? दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। ठीक है, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो तुम समझ रहे हो क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो होगी क्लोज टू इनफाइनाइट, एंड प्राइस इलास्टिसिटी भी जो है वो भी होगी क्लोज टू इनफाइनाइट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट की अगर बात करें तो इस मार्केट में कभी भी कोई भी आ सकता है, कभी भी कोई भी जा सकता है, यानी कि सेलर के आने जाने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट के लॉन्ग रन में ये इम्प्लीकेशन होंगे कि इस फर्म में केवल होंगे नॉर्मल प्रॉफिट। देखो बेटा, शॉर्ट रन में कुछ भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा द फर्म्स विल बी हैविंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट मोबिलिटी मतलब एक से दूसरी जगह फैक्टर्स को मूव करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेबर एक से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकता है। तो पूरे मार्केट में सिमिलर वेजेस रखनी पड़ेंगी। देयर विल बी सेम वेज रेट, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी कम दिया तो आपका लेबर दूसरी फैक्ट्री में चला जाएगा। परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि बायर्स को परफेक्ट नॉलेज है तो आपको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकर करने की जरूरत ही नहीं है। बायर्स आर ऑलरेडी हैविंग परफेक्ट नॉलेज, और बायर्स को अगर परफेक्ट नॉलेज है तो आप बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकते। अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं की जा सकती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म प्राइसेस। यूनिफॉर्म प्राइसेस मतलब पूरे मार्केट में सेम प्राइस रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे तो कस्टमर आपसे खरीदेगा नहीं। और भी सेलर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट उतने ही रेट में बेच रहे हैं। और अगर आप कम प्राइस चार्ज करते हो तो ऐसे सिचुएशन में आपको अननेसेसरी लॉस हो जाएंगे, क्योंकि यूं भी आप केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा पा रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब टी आर इज इक्वल टू टी सी या फिर ए आर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ कमिंग ऑन टू एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें ऑलमोस्ट निल मानी जाती है। ये सारे फीचर सेटिस्फाई होंगे तो ही मार्केट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहा जाएगा। एग्जांपल्स हैं इस मार्केट के जो तुम्हारे मॉड्यूल में देके रखे हैं, यू शुड रिमेंबर दिस। एग्रीकल्चरल गुड्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब शेयर्स, एंड प्रेशियस मेटल्स। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अच्छा, पहले तीन फीचर्स जो है ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजेनस प्रोडक्ट एंड फ्री एंट्री एंड फ्री एक्सेस, ये पहले तीन फीचर्स जो हैं परफेक्ट मोबिलिटी नहीं आएगा। फर्स्ट थ्री फीचर्स आर अ पार्ट ऑफ प्योर कंपटीशन। ठीक है, फर्स्ट थ्री फीचर्स ओनली आर अ पार्ट ऑफ प्योर कंपटीशन। मॉड्यूल में क्वेश्चन है इससे। नाउ कमिंग ऑन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय अ फर्म। कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकती है बाय फर्म, ये यूनिट नंबर 1 में पहले ही कवर हो चुका है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री, अच्छा एक क्वेश्चन था, वो मैं बाद में बताती हूँ। इंडस्ट्री का डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसा बनता है, और सप्लाई कर्व कैसा? अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ई विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है ओपी। ये प्राइस जो डिसाइड हुई है ना, ये एज इट इज तुम्हारी फर्म एक्सेप्ट कर लेगी। और फर्म का जो कर्व बनेगा ना, वो हॉरिजॉन्टल कर्व बनेगा, जहाँ पे ए आर और एम आर बराबर होंगे। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जैसा कि तुमको पता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से यू शेप्ड बनता है। ठीक है, और जहां पे एमआरएमसी बराबर है, और बराबर होने, बेटा बराबर तो यहाँ पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, पॉइंट ए पे भी बराबर है, बट पॉइंट ए इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाई? पॉइंट ए, यहाँ पे टी देके रखा है लेबलिंग, आई एम लेबलिंग इट एज ए। ए इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाई ए इज नॉट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम? बिकॉज इस पॉइंट पे एमआरएमसी बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है। हमको ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी चाहिए।
तो बी पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंडीशन क्या थी, एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी एंड आफ्टर बिकमिंग इक्वल मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल। अब आ जाते हैं अगली कंडीशन पे, दैट इज सप्लाई कर्व कैसा बनेगा यार पीसीएम में। सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व तुमको पता है क्या होता है, एआर कर्व भी तुम्हारा डिमांड कर्व होता है। तो एआर एमआर कर्व हॉरिजॉन्टल है, तो यही तुम्हारा डिमांड कर्व भी है। सप्लाई कर्व की बात करें तो अपन ने इस तरह का कुछ ग्राफ देखा हुआ है, एबीसी का ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, यू शेप, मार्जिनल कॉस्ट को काटते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब तुमको पता है यार इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होता है, जहां पे एमआरएमसी बराबर है और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, इस पॉइंट पे। ठीक है, अगर चार प्राइसेस हैं पूरी इंडस्ट्री में, P1 P2 P3 P4, ठीक है, तो P1 पे, P1 की प्राइस अगर चल रही है, चार सिचुएशन देके रखिए, दिस इज योर डिमांड कर्व इन दिस केस, ये तुम्हारा ए आर एम आर कर्व है। तो एमआरएमसी जहां बराबर होगा और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, वो वाला पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का। तो OQ1 लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहिए इसमें। ठीक है, अगर प्राइस हो गई दो, P2 की प्राइस हो गई, मतलब 3 रुपए की प्राइस, जैसा कि तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है, अगर 3 रुपए की प्राइस हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में ये तुम्हारा नया एमआर कर्व है, और एमआर और एमसी जहां बराबर होंगे और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, वो है E2, इक्विलिब्रियम सेकंड। तो OQ2 लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाई करना चाहिए। अगर 4 रुपए की प्राइस हो जाती है, P3 इज द न्यू प्राइस। ठीक है, तो ये M3 है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू 3 है, और MRMC जहां बराबर हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट इसको काट रहा है E3 पे, तो आपको OQ3 लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। और फाइनली जब P4 है, P4 पे जब MRMC बराबर होंगे और फिर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम, तो आपको OQ4 लेवल ऑफ आउटपुट बनाना चाहिए। यानी कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व जा रहा है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा सप्लाई कर्व हो गया। तुमको 2 की प्राइस पे OQ1 सप्लाई करना चाहिए, 3 की प्राइस पे OQ2, 4 की प्राइस पे OQ3 एंड 5 की प्राइस पे OQ4 लेवल ऑफ आउटपुट सप्लाई करना चाहिए। ये ही तुम्हारा सप्लाई कर्व है, इफ यू नोटिस इट। तो मैंने है ना सिर्फ ये हिस्सा रहा लिया है, ये नीचे का हिस्सा नहीं लिया। मार्जिनल कॉस्ट का ओनली दैट पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व which is above ABC, वो ही होता है तुम्हारा सप्लाई कर्व। मैम इसके पहले क्यों नहीं सप्लाई करते बेटा, ये शट डाउन पॉइंट है। आपका एवरेज रेवेन्यू कम है इन कंपैरिजन टू योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यू कैन सी एबीसी बड़ा है, एवरेज रेवेन्यू कम है, एंड दैट इज व्हाई इस पॉइंट पे आप बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करोगे। एबीसी ज्यादा, एआर कम, दिस इज द शट डाउन पॉइंट, यू वोंट सप्लाई एनी यूनिट इन द मार्केट। Coming on to next, profit and loss in case of perfect competition. Can you see this graph? ये अपन ने काफी सारे ग्राफ्स बनाए थे। परफेक्ट कंपटीशन के केस में क्या होगा, एआर एमआर कर्व कैसा बना है, हॉरिजॉन्टल, यही तुम्हारा एमआर कर्व है, यही तुम्हारा एआर कर्व है, यही तुम्हारा डिमांड कर्व है। अब एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड बनेगा, और मेरे को निकालना पड़ेगा एआर के नीचे से, क्योंकि मेरे को सबसे पहली सिचुएशन बतानी है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तीन सिचुएशन हो सकती है यार, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट, और तीसरा है सुपर नॉर्मल लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज अ सिचुएशन जहां पे एआर इज ग्रेटर देन एसी। क्या है, एआर बड़ा है इन कंपैरिजन टू एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व जो है एआर के नीचे से निकल रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पे काटते हुए जा रहा है। ये ई है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे एमआरएमसी बराबर हो रहा है, बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है? तो इस पॉइंट पे यू कैन सी एवरेज रेवेन्यू ई से लेके क्यू तक है, ई से क्यू तक एवरेज रेवेन्यू है, एंड एवरेज कॉस्ट है एफ से लेके क्यू तक। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा ई क्यू माइनस एफ क्यू, यानी ई एफ। इससे जब अ, ये एवरेज प्रॉफिट है, तो ये जो एरिया पूरा बनेगा मल्टीप्लाइड बाय इनटू क्वांटिटी, तो इट विल बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो शेडेड एरिया है यही तुम्हारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। दूसरी सिचुएशन है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में टी आर इज इक्वल टू टी सी, या फिर ए आर इज इक्वल टू ए सी। अब एआर एमआर कर्व तो हॉरिजॉन्टली बनाना है, एवरेज कॉस्ट कर्व एसी को के सॉरी एआर को एक पॉइंट पे बस टच करके निकल जाएगा, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी एसी को मिनिमम पे काटेगा। तो ये सब बराबर हो रहे हैं एट पॉइंट ई से, फॉर एग्जांपल ओक्यू लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो
ई से लेके क्यू तक तुम्हारी एवरेज कॉस्ट भी है और ई से लेके क्यू तक तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू भी है। ये दोनों अगर बराबर हैं तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एंड फाइनली सुपर नॉर्मल लॉस। सुपर नॉर्मल लॉस तब होगा जब एवरेज कॉस्ट बड़ा है इन कंपैरिजन टू एवरेज रेवेन्यू। तो ये ARMR कर्व है। ARMR कर्व के बियॉन्ड यू कैन सी एवरेज कॉस्ट कर्व जो बना है ATC यानी एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, ये हवा में बनाया है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू से बड़ा बनाना है अपने को। एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ये ऊपर है एवरेज रेवेन्यू से, मार्जिनल कॉस्ट उसको मिनिमम पे काटेगा। इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा जब MRMC बराबर है। MRMC इस पॉइंट पे बराबर होते हैं। इससे मैंने परपेंडिकुलर एवरेज कॉस्ट तक एक्सटेंड किया। तो फॉर एग्जाम्पल F से लेके Q तक मेरी एवरेज कॉस्ट है और E से लेके Q तक मेरा एवरेज रेवेन्यू है। तो एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज रेवेन्यू करेंगे तो ये जो एरिया मिल रहा है ये एवरेज लॉस है, और इसको पूरे को शेड किया तो ये हो जाता है सुपर नॉर्मल लॉस। These are the three kind of graphs in short run in perfect competition. लॉन्ग रन में तो हमेशा केवल होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, यू कैन सी दिस ग्राफ। लॉन्ग रन में अब देखो यार, ये तुम्हारा LAC कर्व है, बड़ा सा कर्व जिसमें बहुत सारे SSE आते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री का डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस परपेंडिकुलर को मैं फर्म तक एक्सटेंड कर देती हूँ तो मेरा फर्म का ये हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बन जाएगा। ये जब मेरा डिमांड कर्व बना है तो कैन यू सी दिस इज माय डिमांड कर्व बेसिकली। तो यही मेरा ARMR कर्व है। इस ARMR कर्व पे अगर मैं SSE1 पे ऑपरेट कर रही हूँ, SAC1 पे, ठीक है, SSE1 को उसको मिनिमम पे काटता है SMC1, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा, जहां MR और MC बराबर हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इतना आउटपुट बनना चाहिए आइडियली, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यू कैन सी एवरेज रेवेन्यू बड़ा है और एवरेज कॉस्ट कर्व को ये यही इंटरसेक्ट कर रहा है। एवरेज रेवेन्यू बड़ा है और एवरेज कॉस्ट छोटी है। तो ये जो पूरा एरिया है एवरेज कॉस्ट है, और वो जो ऊपर से लेके नीचे तक है ये एवरेज रेवेन्यू है। जब एवरेज रेवेन्यू से एवरेज कॉस्ट को हटाएंगे तो ये मुझे मिल गया एवरेज प्रॉफिट। तो ये पूरा एरिया क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तुमको पता है ना इस मार्केट में फ्री एंट्री फ्री एग्जिट है। अगर पता लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो देयर विल बी फ्री एंट्री। नए सेलर्स इंट्रोड्यूस होंगे मार्केट में तो इंडस्ट्री का सप्लाई बढ़ जाएगा। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट और तुम्हें नया इक्विलिब्रियम मिल रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट E1। इस पे तुम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे एक्स और वाई एक्सिस पे तो यू विल फाइंड कि प्राइस पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है। अगर प्राइस पहले से कम हो गई है तो यही डॉटेड लाइन एक्सटेंड कर देना है टू दी फर्म का कर्व। नया प्राइस तुमको मिल गया है जो नया हॉरिजॉन्टल कर्व है उसका। अब ये जो तुम्हारा नया प्राइस है, इफ यू सी, अगर तुम पुराने वाले SSE पे ऑपरेट करते रहे तो भाई तुम लॉस में चले जाओगे। इसलिए तुमको शिफ्ट करना पड़ेगा अपना SSE टू SSE2। तुमको नया प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा SSE2। इस SSE2 पे तुमको ध्यान है वो LSE कर्व में जो अपन ने ग्राफ बनाया था उसमें केवल एक ही SSE ऐसा था जो LSE को उसके मिनिमम पे टच कर रहा है और वो SSE भी उसके मिनिमम पे था। तो वो SSE ये वाला है, ठीक है। इस पे यू विल सी LSE भी उसके मिनिमम पे है, SSE भी उसके मिनिमम पे है, इसलिए SMC भी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी उसको वहीं पे काट रहा है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी उसको वहीं से काट रहा है क्योंकि वो उसके मिनिमम पे है। सारे पॉइंट्स उसके मिनिमम पे हैं तो ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है। OQ लेवल ऑफ आउटपुट पे आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तभी आप सरवाइव कर पाओगे मार्केट में। मतलब आपकी प्राइस भी मिनिमम है और आपकी कॉस्ट भी मिनिमम पे आ चुकी है, ठीक है। लॉन्ग रन में इफ यू विल सी, लॉन्ग रन में SSE इज इक्वल टू SMC इज इक्वल टू LAC इज इक्वल टू LMC इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डिमांड इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, सब बराबर हो जाता है क्योंकि फर्म केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रही है। अगर फर्म केवल नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है तो क्या चीजें बराबर होंगी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अगर फर्म सुपर सॉरी मैक्सिमाइज कर पा रही है प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट है ही कितना, नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि MR शुड बी इक्वल टू MC एंड आफ्टर बिकमिंग इक्वल मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्म केवल एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट ही बना रही है, एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट या ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रही है, इसका मतलब क्या, LAC के मिनिमम पे काम कर रही है। LAC के मिनिमम पे काम कर रही है तो तुम समझ रहे हो
एवरेज कॉस्ट उसके मिनिमम पे होता है तो मार्जिनल कॉस्ट उसे वहीं से कट करके जाता है, तो AC विल बी इक्वल्स टू MC। ओके, ये सारे पॉइंट्स तुमको ऑलरेडी तुम्हारे नोट्स में दिए हुए हैं और तुम्हारे मॉड्यूल में भी। कमिंग ऑन टू सेकंड कैटेगरी का मार्केट, दैट इज मोनोपोली मार्केट। एक ऐसा मार्केट जहां पे एक ही सेलर है पूरे मार्केट में, देयर इज सिंगल सेलर इन द एंटायर मार्केट। ठीक है, तो फर्म का सप्लाई इज इक्वल टू मार्केट का सप्लाई, ऐसा मार्केट है मोनोपोली का। यहाँ पे फर्म को बहुत ज्यादा पावर है, वो इकलौता सेलर है पूरे मार्केट का, तो वो प्राइस मेकर है। क्या है वो? प्राइस मेकर, इट इज नॉट प्राइस टेकर। देर आर सेवरल बैरियर्स टू एंट्री यार, बहुत सारे बैरियर्स हैं एंट्री पे, हर किसी फॉर्म को एंटर नहीं करने देंगे। अब वो बैरियर्स की वजह से जनरली आपका डिमांड हो जाता है इन इलास्टिक। बैरियर्स सॉरी, अगर बैरियर्स हैं ढेर सारे, तो ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग रन में इस तरह के मार्केट में जनरली होंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो आप कहीं भी अपना प्रोडक्शन रोक सकते हो जहां पे TR इज एक्सीडिंग टोटल कॉस्ट। ठीक है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, इस पर्टिकुलर मार्केट में सब्सटीट्यूट्स नहीं है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है। तो तुम समझ रहे हो, अगर क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तो आपको झक मार के इसी फॉर्म से खरीदना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई द सप्लाई वुड बी रिलेटिवली इन इलास्टिक। और अगर सप्लाई होता है इन इलास्टिक, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या होगा? EC या तो जीरो के बराबर होगा या लेस। क्रॉस इलास्टिसिटी, आर अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स है मार्केट में, और प्राइस इलास्टिसिटी वुड बी लेस देन वन। इन इलास्टिक है डिमांड, इन इलास्टिक है। ठीक है, इन इलास्टिक है, इसका ये मतलब है कि AR कर्व स्टीप बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, और MR कर्व AR के नीचे जाएगा। यूनिट नंबर 1 पॉइंट्स ऑफ रिलेशन इफ यू कुड रिकॉल। ठीक है, AR वुड बी ग्रेटर देन MR। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? जब AR गिरेगा तो MR भी गिरेगा, लेकिन AR वुड बी ग्रेटर देन MR। MR नेगेटिव या जीरो हो सकता है, लेकिन AR कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों के रिलेशन के बीच की, क्या कि इस पर्टिकुलर मार्केट में ये जो MR कर्व है ना, MR कर्व, ये Y एक्सिस और AR कर्व के बीच के एरिया को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो MR curve is a curve that divides the area between y-axis and AR into two equal parts। ऐसा भी बोला जा सकता है कि MR का स्लोप is equal to double of AR स्लोप। AR के स्लोप से MR का स्लोप कैसा होगा? MR का स्लोप होगा डबल। ठीक है, अब बात करते हैं बैरियर्स टू एंट्री की, कि मोनोपोली अराइज ही क्यों होती है। मोनोपोली इसलिए अराइज होती है क्योंकि सबसे पहले देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट कंट्रोल्स हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू लाइसेंसिंग या कुछ चीजें स्ट्रैटेजिकली गवर्नमेंट ही अपने हाथ में रखना चाहती है, किसी को भी हैंड ओवर नहीं करना चाहती, इसलिए मोनोपोली अराइज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड है नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स में क्या आएगा? अगर कोई एक फर्म नेचुरली इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से ज्यादा अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकती है इन कंपैरिजन टू अदर अदर फर्म्स, बहुत ज्यादा फर्म्स होंगी तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी, कॉस्टिंग ज्यादा बढ़ेगी। और अगर कोई फर्म ऐसी है कि वो ज्यादा आउटपुट सिंगल हैंडेडली इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से बना सकती है एट लो प्राइसेस, लो कॉस्ट, तो इन दैट सिचुएशन नेचुरल मोनोपोली अराइज होती है। We are by default good in agriculture due to the soil conditions, climatic conditions. That is why we have a kind of add-on advantage in agriculture. गल्फ नेशंस को पेट्रोलियम में नेचुरल मोनोपोली है, क्योंकि नेचुरली उनको वो सारी चीजें मिली हुई हैं। तीसरा है फाइनेंशियल मोनोपोलीज, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में भी मोनोपोली अराइज हो जाती है। चौथा है कार्टेल। कार्टेल मतलब जब ग्रुप बना लेते हैं अलग अलग फर्म्स, तीन चार फर्म्स हैं पूरी इंडस्ट्री में, और वो ग्रुप बना के प्राइस और आउटपुट मिलजुल के डिसाइड कर रहे हैं, तो इट विल रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल मोनोपोली। नेक्स्ट है पेटेंट। अगर आपने कुछ नया इनोवेट किया है टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, डिजाइन के टर्म्स में, तो आप उसे अगर पेटेंट करवाते हो तो दूसरे लोग उसे कॉपी नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से मोनोपोली भी अराइज होती है। मोनोपोली कैन ऑल्सो अराइज ड्यू टू गुडविल। ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें ज्यादा गुडविल चाहिए, तो इवन इफ यू हैव फाइनेंस टू मेक दैट प्रोडक्ट, प्रोबेबली वो बिकेगा ड्यू टू गुडविल इन द मार्केट, एंड दैट इज वाई वहां पे भी मोनोपोली स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन ये है, क्या मोनोपोलिस्ट को कभी लॉसेस हो सकते हैं? हाँ, लेकिन केवल शॉर्ट रन में, थोड़े से ड्यूरेशन में, क्योंकि वो इकलौता सेलर है तो लॉन्ग रन में उसको लॉसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट, इज इट कंपल्सरी, इज इट अ कंपल्शन फॉर द मोनोपोलिस्ट टू ऑपरेट एट ऑप्टिमम लेवल?
पीसीएम में जरूरी हो गया था कि एलएसी के मिनिमम पे ऑपरेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर हो जाओगे मार्केट के। यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि आपको एलएसी के मिनिमम पे ऑपरेट करना है, एफिशिएंट लेवल बनाना है, क्योंकि यू कैन स्टॉप एनीवेयर, यू कैन स्टॉप एनीवेयर वेयर मोनोपोलिस्ट हैज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। जहाँ पे आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं वहां पे रुक जाओ, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, अगर मोनोपोलिस्ट को ज्यादा आउटपुट बेचना है तो उसे अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी। सीधी बात है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन रहा है, तुम्हारा एआर कर्व भी तुम्हारा डिमांड कर्व है। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यू कैन नॉट सेल एज मच आउटपुट एज यू वांट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ज्यादा आउटपुट बेचना है तो प्राइस करनी पड़ेगी कम। अब आ जाते हैं प्रॉफिट्स इन मोनोपोली। अब देखो यार, देयर कैन बी थ्री सिचुएशंस बेसिकली। सबसे पहली सिचुएशन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जहां पे टीआर इज ग्रेटर देन टीसी या फिर एआर इज ग्रेटर देन एसी। अब इस केस में एआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाया है, एआर कर्व ऊपर होगा, एमआर कर्व उसके नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग फिर से बनेगा। एवरेज कॉस्ट कर्व जो होगा वो यू शेप्ड बनेगा, ठीक है। एआर के नीचे से निकालना है क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बताना है। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व एसी को उसके मिनिमम पे काटेगा। जहाँ पे एमआरएमसी बराबर होते हैं वो होता है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ ए आर ए सी कर्व तक। तो यू कैन सी एवरेज कॉस्ट इस एस से लेके एम तक, यू कैन सी हियर एस से लेके एम तक तुम्हारी एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट को एस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्यू से लेके एम तक तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू है, क्यू से लेके एम तक, ठीक है। तो क्यू एम माइनस एस एम विल गिव यू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट क्यू एस। और क्यू एस एवरेज प्रॉफिट है, तो उससे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं मल्टीप्लाइंग इट विद क्वांटिटी, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा सिचुएशन है सुपर नॉर्मल लॉस। सुपर नॉर्मल लॉस कैसी सिचुएशन है, जहाँ पे ए आर इज लेस देन ए सी। ए आर कम है, ए सी ज्यादा है, ठीक है। तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ। एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू का डाउनवर्ड स्लोपिंग और मार्जिनल रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग उसके नीचे है। एवरेज कॉस्ट कर मैंने एवरेज रेवेन्यू के ऊपर लिया है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे काटेगा। अब इक्विलिब्रियम यहाँ अचीव होगा जहाँ पे एमआरएमसी बराबर है और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। यू कैन सी दिस पॉइंट, ठीक है, दिस इज पॉइंट ई। इससे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एआरएसी पे, ठीक है, एआरएसी पे अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, ए से लेके एन तक। और एवरेज कॉस्ट कितनी है, एच। एवरेज कॉस्ट को ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट एच पे, एच से लेके एन तक एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट में से एवरेज रेवेन्यू अगर हटाएंगे तो ये है एवरेज लॉस। एवरेज लॉस मतलब ये पूरा एरिया जो है ये क्या बता रहा है, सुपर नॉर्मल लॉस। तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है, दैट इज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ बनाना है तो ये मेरा ए आर कर्व है, इसी के नीचे मेरा एम आर कर्व है, दिस इज एम आर कर्व। एवरेज कॉस्ट एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगा एवरेज रेवेन्यू को। और मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो मिनिमम पे काटेगा एवरेज कॉस्ट को। यू कैन सी हियर एम आर एम सी जहां बराबर हो रहे हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। इससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ ऊपर की तरफ, तो एवरेज कॉस्ट भी एफ क्यू ही है और एवरेज रेवेन्यू भी एफ क्यू ही है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ सुपर नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पे एवरेज रेवेन्यू बिकम्स इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। दीज आर द थ्री सिचुएशंस जो एक मोनोपोलिस्ट को अराइज हो सकती है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब सेम सेलर सेम कमोडिटी के अलग अलग यूनिट्स के, डिफरेंट यूनिट्स के डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। सेम सेलर सेम कमोडिटी के अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है फॉर डिफरेंट यूनिट्स, तो उसे कहा जाएगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एज के बेसिस पे हो सकता है, जैसे रेलवेज में होता है। कम एज वालों का या तो टिकट नहीं लगेगा या फिर सीनियर सिटीजन को कम रेट में मिल जाएगा। या फिर हो सकता है टाइम के बेसिस पे, जैसे मूवी टिकट्स में वीकेंड्स में रेट ज्यादा होते हैं। पर्सन टू पर्सन हो सकता है, वॉल्यूम के बेसिस पे होता है, बल्क में खरीदोगे तो कम रेट लग जाएंगे। ऑल दीज आर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कंडीशंस चार हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस।
कुछ तरह का कंट्रोल होना चाहिए ओवर प्राइस, तो ही आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। सप्लाई और प्राइस पे थोड़ा तो कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए पीसीएम में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सब मार्केट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए, एंटायर मार्केट शुड बी डिवाइडेड इनटू सब मार्केट्स। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी हो सकता है जब आप मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो। अलग अलग मार्केट में अलग अलग इलास्टिसिटी होनी चाहिए। इन इलास्टिक है जहां पे डिमांड, वहां पे आप ज्यादा प्राइस चार्ज करोगे, और जहां पे इलास्टिक है डिमांड, मतलब लोगों की डिमांड जल्दी चेंज होती है, वहां पे आप कम प्राइस चार्ज करोगे। ठीक है, कम प्राइस और यहाँ पे ज्यादा प्राइस। देन लो मार्केट वाले कस्टमर, लो प्राइस मार्केट के कस्टमर शुड नॉट सेल द गुड्स इन हाई प्राइस मार्केट। अगर वो ऐसा करने लग गए तो फिर तुम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाओगे। तो जो तुमसे लो प्राइस में खरीद रहा है वो हाई प्राइस मार्केट में जाके उसे ना सेल कर पाए। कमिंग ऑन टू दी ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में मेनली आता है सबसे पहला मैक्सिमाइज प्रॉफिट। क्यों किया जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? क्योंकि सेलर ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, जिससे ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो उससे ज्यादा प्राइस वसूलो। सेकंड इज डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक। जनरली विंटर सेल लग जाती है जनवरी फरवरी के आसपास। क्यों? क्योंकि उसके बाद उनको उनका स्टॉक क्लियर करना है। हमारी कंट्री में स्टॉक क्लियरेंस सेल लग जाती है जैकेट्स वगैरह की। ओके, तो सेम जैकेट्स कम रेट में क्यों दे रहा है सेलर? क्योंकि he wants to clear off या she wants to clear off surplus stock। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स अचीव करने के लिए चाइना वर्ल्ड लेवल पे सप्लाई कर पा रहा है अलग अलग रेट्स पे, एंड इट इज एबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट। लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे जाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम होने लग जाती है। Then capture foreign markets. China is doing the same. It's capturing foreign markets with the help of price discrimination, and has also done to secure equity. PDS, Public Distribution System, जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको राशन कंपैरेटिवली कम प्राइसेस पे अवेलेबल हो जाता है। दिस इज डन टू मेंटेन इक्वालिटी इन अ नेशन, रिच और पुअर के बीच का गैप हो पाए कम। अब तीन तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन दिए हैं पीगू ने। ठीक है, पीगू का फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है पर्सन टू पर्सन के बेसिस पे। इस पे कंज्यूमर सरप्लस क्लोज टू जीरो हो जाता है, ऐसा पीगू ने बोला है। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वॉल्यूम के बेसिस पे, इसमें कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट करेगा। और थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है लोकेशन एंड कंज्यूमर सेगमेंट के बेसिस पे, इसमें भी कंज्यूमर सरप्लस एग्जिस्ट करेगा। दीज आर थ्री कैटेगरीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन गिवन बाय पीगू। अब आ जाते हैं इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंडर, तो नाउ लिसन, तीन क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। टोटल आउटपुट कितना प्रोड्यूस होगा, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आउटपुट टू बी सोल्ड इन ईच मार्केट, कितना कितना आउटपुट बेचा जाएगा हर मार्केट में। और तीसरा है प्राइस टू बी चार्ज इन ईच मार्केट। अब अपन ने दो तरह के मार्केट लिए हैं। पहले मार्केट में इन इलास्टिक डिमांड है, यू कैन सी मार्केट ए हियर, और दूसरा है मार्केट बी जिसमें इलास्टिक डिमांड है। दोनों के ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मार्केट ए का क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड है तो थोड़ा स्टीप बनेगा डिमांड पर, और मार्केट बी का थोड़ा फ्लैट बनेगा क्योंकि इलास्टिक डिमांड है। इन दोनों का एग्रीगेट टोटल मार्केट देके रखा है, दोनों को ऐड करके। अब यहाँ पे भी दोनों ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग के बना है। एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू है और एग्रीगेट एवरेज रेवेन्यू है यहाँ पे। ठीक है, यू कैन सी द ग्राफ। मार्जिनल कॉस्ट कर्व, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि दो तरह के मार्केट है लेकिन टोटल आउटपुट कितना बनाना है उस फर्म को तो अपन टोटल मार्केट में देखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट कर्व एक यू शेप्ड ग्राफ बनेगा। मार्जिनल कॉस्ट उसे काटेगा मार्जिनल रेवेन्यू को जिस पॉइंट पे, वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम रहेगा। ओ एम आउटपुट बनाना चाहिए टोटल उस फर्म को। तो यानी कि टोटल आउटपुट तो सेम कंडीशन से डिसाइड होता है, जहां एमआरएमसी बराबर है और बराबर होने के बाद मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, उतना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होना चाहिए। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कितना आउटपुट कौन से मार्केट में बिकेगा। ये डिसाइड करने के लिए ये जो हमारा इक्विलिब्रियम आया है, इतनी कॉस्ट आई है, उसको हम एक्सटेंड कर देंगे मार्केट ए और मार्केट बी में। तो यू आर सीइंग ये पर्टिकुलर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को इंटरसेक्ट कर रही है E1 पे मार्केट ए में, और E2 पे मार्केट बी में। तो एमआरएमसी जहां पे बराबर हो रहे हैं दोनों मार्केट्स के, तो marginal revenue of market A should be equal to marginal revenue of market B should be equal to marginal cost। ये तीनों चीजें जहां बराबर होंगी वो होगा कि हमको कौन से मार्केट में कितना आउटपुट बेचना चाहिए। OM1 बेचना चाहिए मार्केट ए में और OM2 बेचना चाहिए मार्केट बी में। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है हमने E1 और E2 से। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मार्केट एक्स
का मार्जिनल रेवेन्यू है 10 रुपए, मार्केट वाई का मार्जिनल रेवेन्यू है 15 रुपए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? तो योर आंसर विल बी मार्केट एक्स से गुड्स ट्रांसफर करने चाहिए किसमें? मार्केट वाई में, क्योंकि मार्केट वाई का मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, तो हमको ज्यादा फेवरेबल रहेगा मार्केट वाई में बेचना। तो जैसे जैसे हम वहां का सप्लाई बढ़ाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू वहां का कम होते जाएगा, और इधर मार्केट एक्स का सप्लाई कम करते जा रहे हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट एक्स का बढ़ते जाएगा। यू विल रीच अ पॉइंट वेयर यू विल बी इन इक्विलिब्रियम, एमआरए इज इक्वल टू एमआरपी इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। हमेशा ध्यान रखना, गुड्स ऐसे मार्केट में ट्रांसफर किए जाते हैं जिसका मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है। ओके। और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है कि कितना प्राइस कौन से मार्केट में रहेगा। तो ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट को अपन एक्सटेंड कर देते हैं एआर कर्व तक। एआर कर्व ही तुम्हारा प्राइस का कर्व होता है, वही तुम्हारी प्राइस होती है। तो देखो, उससे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो OP1 प्राइस चार्ज होगी मार्केट ए में, OP1 बड़ा है, और OP2 चार्ज होगी मार्केट बी में, तो OP2 छोटा है। यानी कि आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्राइस ज्यादा होगी इन इलास्टिक डिमांड वाले मार्केट में, और प्राइस कम चार्ज की जाएगी इलास्टिक डिमांड वाले मार्केट में। ये हमको पहले से भी पता था। मोनोपोली के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ वेलफेयर, सिर्फ सेलर को फायदा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसे, हायर प्राइसेस रहेंगी, लिमिटेड चॉइस रहेगी, कार्टेल्स बनने का डर है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ते जाएगा। दीज आर ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, ठीक है। कमिंग ऑन टू थर्ड, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक ऐसा मार्केट जहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं, और अलग अलग बहुत सारे बायर्स एंड सेलर है, लेकिन हर एक सेलर का स्मॉल मार्केट शेयर है। ऐसा मार्केट कहा जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। जनरली सोप्स, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट बहुत बार आ चुका है। ये सब एग्जाम्पल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। इन प्रोडक्ट्स में टूथपेस्ट, ये सब एग्जाम्पल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। इनमें हर प्रोडक्ट में एक सेलर डिफरेंशिएटेड फीचर्स ऐड करने की कोशिश करता है, ताकि मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और यही मेनली डिफरेंशिएट करता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नाम से ही समझ आ रहा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, ठीक है। आप अपने फीचर्स, कुछ यूनिक फीचर्स ऐड करते हो अपने प्रोडक्ट में, एंड दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप बेसिकली प्राइस के बेसिस पे झगड़ने की कोशिश नहीं करते, आप यूनिक फीचर्स के बेसिस पे झगड़ने की कोशिश करते हो, ताकि आप अपने एक्स्ट्रा फीचर के बदौलत थोड़ा प्रीमियम भी चार्ज कर पाओ। देयर इज फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, तो कोई भी सेलर कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। लॉन्ग रन में हमेशा कैसे प्रॉफिट्स होंगे? जब भी फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होगा, लॉन्ग रन में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट ही हो पाएंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के तीनों सिचुएशंस हो सकती है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है मोनोपोली में। ये तीनों सिचुएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सेम होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल लॉस। बस एक पॉइंट तुमको एडिशनली ध्यान रखना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे एक्सेस कैपेसिटी होगी। एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी क्यों होगी? क्योंकि अगर एक्सेस कैपेसिटी मतलब थोड़ा पहले ही, जितना कैपेसिटी पे प्रोड्यूसर काम कर सकता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा पहले ही अपना प्रोडक्शन रोक देगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन पे जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में उसे लॉस होने लग जाएगा। अगर वो फुल कैपेसिटी पे वर्किंग करता है, तो इस पर्टिकुलर मार्केट में प्रोड्यूसर को लॉस होने लग जाता है, इसलिए वो थोड़ा पहले ही अपना प्रोडक्शन रोक देता है। ओके, ही डजंट ट्राई टू ऑपरेट एट मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट। ओके। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक और फीचर होता है, देयर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। और अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो बेटा इस पर्टिकुलर मार्केट में जो डिमांड कर्व बनेगा, डिमांड वुड बी इलास्टिक। डिमांड कैसी होगी? इट इज गोइंग टू बी इलास्टिक डिमांड, ठीक। इलास्टिक डिमांड होगी मतलब फ्लैटर डिमांड कर्व बनेगा, and that is the feature of monopolistic competition. Coming on to oligopoly, oligopoly is a kind of market जहाँ पे थोड़े से sellers हैं, there are few sellers and large number of buyers। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, तो हर एक बायर का बड़ा बड़ा मार्केट शेयर होगा। दैट इज अ काइंड ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। जनरली ऐसा क्लासिफाई किया जा सकता है कि 2 से 10 सेलर्स है पूरे मार्केट में, तो वो ओलिगोपोली का मार्केट है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली की बात करें, तो परफेक्ट ओलिगोपोली वो है
जहाँ पे होमोजेनस प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, एक जैसे प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इम्परफेक्ट वो है जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अब इसके एग्जाम्पल में देके रखा है टाल्कम पाउडर। बेटा क्योंकि टाल्कम पाउडर इसके एग्जाम्पल में दे दिया है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल में, तो एक बार क्वेश्चन आ गया टाल्कम पाउडर कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है, तो आंसर वुड बी ओलिगोपोली, क्योंकि ये मॉड्यूल में स्पेसिफिकली दे के रखा हुआ है। कमिंग ऑन टू सेकंड, दैट इज ओपन एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली। ओपन ओलिगोपोली वो है जहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, ठीक है। और क्लोज्ड ओलिगोपोली वो है जहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है ऑन एंट्री। ऐसा ओलिगोपोली का मार्केट जहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उन्हें क्लोज, उसे क्लोज्ड ओलिगोपोली का मार्केट बोला जाता है। कोल्यूसिव ओलिगोपोली वो है जो कंपटीशन में बिलीव नहीं करती, वो कल्यूड होके एक दूसरे के साथ प्राइस आउटपुट डिसाइड कर रहे हैं। और नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली वो है जो कंपटीशन में बिलीव करती है, दे वांट टू compete एंड देन गेन मार्केट शेयर, ठीक है। कमिंग ऑन टू फुल एंड पार्शियल ओलिगोपोली। फुल ओलिगोपोली वो होती है जहाँ पे कोई मार्केट लीडर नहीं है, और पार्शियल ओलिगोपोली वो होती है जहाँ पे एक मार्केट लीडर इमर्ज कर गया है। देन कमिंग ऑन टू सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, ऐसी ओलिगोपोली जहाँ पे सेंट्रल सिंडिकेट के थ्रू सेलिंग की जा रही है। मतलब यार, लोटस आई गेव यू एन एग्जांपल जहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन हर ब्रांड अपना प्राइस आउटपुट खुद डिसाइड कर रही है, एक ही रूफ के अंडर सेलिंग हो रही है, दैट इज सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। लेकिन ऐसी ओलिगोपोली जहाँ पे प्राइस आउटपुट सब मिलजुल के डिसाइड होता है, उसे ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली बोला जाता है। वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली का एग्जांपल देके रखा है ओपेक। और ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एग्जाम में आ चुका है। अम, ये ओलिगोपोली मार्केट का एग्जांपल है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। अब ओलिगोपोली मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो सबसे पहले देयर इज अ ग्रेट इंटरडिपेंडेंस इन ओलिगोपोली फर्म्स। बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होता है, एक फर्म कुछ करेगी तो दूसरी फर्म उस पर क्लोज वॉच रखती है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, दिस फर्म इज कैटेगराइज्ड बाय ह्यूज एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा। सबसे ज्यादा अगर एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा होता है तो वो ओलिगोपोली पे होता है। देन ग्रुप बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ग्रुप बिहेवियर मतलब अगर एक फर्म ने अपनी प्राइस बढ़ाई तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, कॉम्पिटिटर्स आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट, नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन उस फर्म ने अपनी प्राइस कम कर ली ना, एक फर्म ने, तो कॉम्पिटिटर्स तुरंत उसको फॉलो कर लेंगे। तो देयर इज अ ह्यूज इंटरडिपेंडेंस अमंग द फर्म्स एंड ग्रुप बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक पॉइंट जो तुम्हारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस में कवर्ड है, ग्रुप इक्विलिब्रियम। ग्रुप इक्विलिब्रियम कौन से मार्केट का फीचर है, तो your आंसर वुड बी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है। इसका डिटेलिंग नहीं है हमको सिलेबस में, लेकिन ग्रुप इक्विलिब्रियम इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये तीन पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओलिगोपोली मार्केट की। जनरली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारे कंट्री में जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लिमिटेड प्लेयर्स ही हैं, ओके। ऑटोमोबाइल नेटवर्क, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, या फिर मोबाइल कंपनीज, फार्मा बिजनेस, इवन आई कैन से कोल्ड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक की इंडस्ट्री जैसे कोक एंड पेप्सी, ये सब जनरली ओलिगोपोली मार्केट में कवर होते हैं, ओके। ओलिगोपोली मॉडल्स तीन तरह के हैं। सबसे पहला अप्रोच बोलता है कि यार इस मार्केट में कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है। बेटा अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग व्यू पॉइंट दिए हैं। सबसे पहला है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है, हर फर्म अपना डिसीजन खुद लेती है, कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं होता। दूसरा है कॉम्पिटिटर्स को प्रेडिक्ट करके उसके हिसाब से डिसीजन लेती है। अब इसमें तीन इकोनॉमिक्स ने बोला है। सबसे पहला है कॉर्नोट, ठीक है। कॉर्नोट के हिसाब से आउटपुट मेन वेरिएबल होता है, बर्ट्रैंड के हिसाब से प्राइस मेन वेरिएबल होता है, और स्टैकलबर्ग के हिसाब से लीडर कमिट करता है एक आउटपुट और उसके हिसाब से फॉलो करती हैं दूसरी फ्रिंज फर्म्स या फॉलोअर फर्म्स, ठीक है। ये तीनों ने क्या क्या बोला है तुमको तो मेनली वो याद रखना है। और तीसरा सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट है जो बोलता है कि जनरली इस फॉर्म में क्या बन जाते हैं, कार्टेल्स बन जाते हैं, ठीक है। ग्रुप बना के सेलिंग की जाती है, तो ओलिगोपोली का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। अब प्राइस लीडरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहले मैं प्राइस लीडरशिप ले रही हूँ। प्राइस लीडरशिप तुम समझते हो ना कि एक प्राइस लीडर इमर्ज हो गया है और बाकी फॉलो कर रहे हैं केवल। तो प्राइस लीडरशिप यहाँ पे तीन तरह की होती है, प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेटिंग फर्म, प्राइस लीडरशिप बाय अ लो कॉस्ट फर्म, एंड बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। अगर एक डोमिनेटिंग फर्म मतलब जिसका मार्केट शेयर सबसे बड़ा है,
वो प्राइस लीडर बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इट विल गो बाय द फिलोसफी लिव एंड लेट लिव। ऐसा मॉड्यूल में देके रखा है तो तुमको याद करना पड़ेगा। वो ऐसी प्राइस सेट करते हैं कि दूसरी छोटी छोटी फर्म्स को भी प्रॉफिट बचे। फिर नेक्स्ट है प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। जो सबसे कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर रहा है ना, वो प्राइस लीडर बनेगा और वो प्राइस डिसाइड करेगा, बाकी सब फॉलो करेंगे। और तीसरा है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, मतलब इट इज प्राइस लीडरशिप बाय द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फर्म। तो सबसे एक्सपीरियंस फर्म होगी इंडस्ट्री की, वो प्राइसेस डिसाइड करेगी, बाकी सब फॉलो करेंगे। ओके। अब अ, चार तरह के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ड्यूओपोली, जिसमें दो सेलर्स हैं पूरी इंडस्ट्री में। मोनोप्सोनी, जिसमें मोनोपोली वो है जिसमें एक सेलर है, मोनोप्सोनी वो है जिसमें एक बायर है। ओलिगोप्सोनी वो है जिसमें 2 से 10 बायर्स हैं। और बायलेटरल मोनोपोली, क्वेश्चन आ चुका है, बायलेटरल मोनोपोली वो है जहाँ पे एक ही बायर है और एक ही सेलर है। कमिंग ऑन टू लास्ट, दैट इज किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व किसने दिया है? स्पीजी ने दिया है। स्पीजी ने इस डिमांड कर्व को कुछ इस तरह से बनाया है। यू विल ऑब्जर्व इट, तो ये दो डिमांड कर्व से बना है। एक है एक है जो बताता है इन इलास्टिक डिमांड, जो थोड़ा स्टीप है, और ये जो थोड़ा फ्लैट है ये बता रहा है इलास्टिक डिमांड। ठीक है। अब मैं ये लाइंस को हटाती हूँ तो यू विल सी कि ऊपर का पोर्शन जो है वो इलास्टिक डिमांड बता रहा है और नीचे का इन इलास्टिक डिमांड बता रहा है। अब स्वीजी ने क्या कहा, जब कोई फर्म अपनी प्राइस बढ़ाती है, जब कोई फर्म अपनी प्राइस बढ़ाती है ये सोच के कि अ, इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो दूसरी फर्म्स अपनी प्राइस नहीं बढ़ाती, दूसरी फर्म्स अपनी प्राइस नहीं बढ़ाएंगी, तो इनका डिमांड अचानक से कम हो जाएगा। इसको बोला जाता है इलास्टिक डिमांड। बट जब कोई फर्म अपनी प्राइस कम करती है, कोई फर्म अपनी प्राइस कम कर रही है ये सोच के कि चलो अब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, OP2 इज द न्यू प्राइस। यू कैन सी यहाँ पे ये डिमांड कर्व पे यहीं पे इंटरसेक्ट हो गया है। डिमांड बढ़ी तो सही लेकिन थोड़े से ही बढ़ी यार, प्राइस में बड़ा डिप आया है। यू कैन सी बहुत बड़ा डिप है, डिमांड में छोटा सा इंक्रीज आया। क्यों? क्योंकि जब तुम प्राइस कम करोगे तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुमको इमीडिएटली फॉलो कर लेंगे, और अगर ऐसा है तो तुम्हारा डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, थोड़े से ही बढ़ेगा। यानी प्राइस बढ़ाने में भी नुकसान है और प्राइस कम करने में भी नुकसान है। तो जनरली इस मार्केट में प्राइस रिजिड हो जाती है, जैसे बोला जाता है, ये जो पॉइंट P दिख रहा है ना, ये प्राइस रिजिडिटी का पॉइंट है, इसे बोला जाता है किंक, और इसे ही बोला जाता है प्राइस स्टिकीनेस। यहाँ पे प्राइस चिपक गई है, इससे ना तो ज्यादा बढ़ा सकते हो ना ज्यादा कम कर सकते हो। इसके ऊपर इलास्टिक डिमांड है और इस पॉइंट के नीचे इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, दिस इज अबाउट किंग डिमांड कर्व एंड चैप्टर नंबर 4।